आइए दोस्तों, वर्किंग कैपिटल चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा वर्किंग कैपिटल का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल की कुछ अंडरस्टैंडिंग ली थी। ठीक है, अपन ने बात की थी वर्किंग कैपिटल कितना मेंटेन हमको करना चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल कम रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो अपन ने कुछ ऐसी बात की थी कि वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम लेवल पर हमें मेंटेन करके चलना चाहिए, है ना। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात की थी, है ना, जैसे कि परमानेंट और टेम्प्रेरी, ग्रॉस और नेट, है ना, ऐसी कुछ बातें की थी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स भी अपन ने अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए किए थे। ठीक है, अब अपन आज पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखा जाए तो जो एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है वो अपन आज से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मतलब जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के हिसाब से था, है ना। आज जो है अब जो भी होगा मतलब वो सब क्या होगा, एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। और क्या हेडिंग लिखेंगे अपन लिखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने की मेथड्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट मेथड होती है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, और सेकंड मेथड जो होती है वो होती है आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, तो टोटल दो मेथड हैं जो हमारे सिलेबस में कवर होती हैं, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड। तो आज अपन इस लेक्चर में ऑपरेटिंग साइकिल मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, और फिर आगे जो लेक्चर्स होंगे उनमें अपन सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन दोनों ही मेथड को पढ़ने से पहले हमें कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, है ना। जैसे कि हमें जानना है कि कॉस्ट शीट कैसे बनती है। तो सर उसमें क्या है, कॉस्ट शीट तो हमने ऑलरेडी कॉस्ट में पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, ये बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कॉस्ट शीट बनती है वो थोड़ी सी अलग होती है ना। तो वो क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट शीट वाली मतलब कॉस्ट वाली कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली कॉस्ट शीट में कुछ डिफरेंस होता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। सर ये अचानक से कॉस्ट शीट कहाँ से आ गई? एक्चुअली क्या है, चाहे हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पढ़ें या फिर हम आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड पढ़ें, कोई भी मेथड पढ़ें, हमें कॉस्ट शीट की ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है। तो अच्छा होगा कि हम स्टार्टिंग में ही ये समझ लें कि कॉस्ट शीट कैसे बनाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, आइए तो देखते हैं। यहाँ हेडिंग लिख देते हैं, एक सेकेंड, इसको अपन कर देते हैं ग्रीन। हाँ, अपन बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट की। ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। कॉस्ट शीट कैसे बनेंगे भाई, देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं पर वो कभी गिवन नहीं होते तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों मिलाकर आता है आपका प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर अपन इसमें क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। ठीक है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये ऐड करते हैं तो ये आ जाता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। फिर इसमें अपन जोड़ते हैं ओपनिंग WIP और लेस करते हैं क्लोजिंग WIP। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। ये आपने वर्ड सुना होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, है ना। लेकिन यहाँ पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट जैसे वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्टली जो आता है उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं जोड़ा है और डायरेक्टली क्या आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर इसमें ऐड करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर आप ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो ये आ जाता है आपका सेल्स। अब सर सवाल ये है कि डिफरेंस क्या है कॉस्ट वाली कॉस्ट शीट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली कॉस्ट शीट में। तो डिफरेंस पता है किस बात का है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का है। तो यहाँ नोट लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट शीट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट शीट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, इसका क्या करते हैं अपन? इट इज एडेड टू COP टू गेट COGS। एक सेकंड, ये गलत लिख गया मुझसे, इसको कहना चाहिए मुझे क्या, एक सेकंड है ना, हाँ, एडमिन ओवरहेड इट इज एडेड आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ते हैं। इट मीन्स it does not become part of cost of production। तो भाई ये COP का पार्ट नहीं बनता है। देखो आप, ये COP है, क्या इस COP के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में जोड़ा हमने, है ना, मतलब COP के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं है। ठीक है, तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कॉस्ट शीट बनती है, हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को बाद में ऐड करते हैं, मतलब COGS में ऐड करते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के दो नेचर हो सकते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल एडमिन ओवरहेड भी हो सकता है। तो भाई नियम ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला है तो COGS के बाद ऐड करते हैं। ऐसा अपन ने कॉस्ट शीट में पढ़ा था, है ना, कॉस्ट शीट में अपन ने पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था हमने कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला है तो कहाँ ऐड होगा? COGS के बाद ऐड होगा, और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो COP का पार्ट बन जाता था। ऐसा अपन ने पढ़ाता था। अब सवाल है कि FM में ऐसा फिक्स क्यों कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को COGS के बाद ही जोड़ा जाएगा? ऐसा फिक्स इसलिए है क्योंकि FM वालों की ये एजम्पशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वालों की एजम्पशन है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो जनरल वाला ही होगा, इसलिए हम उसको COGS के बाद ही ऐड करेंगे। ठीक बात है, तो ये तो अपने अपने सब्जेक्ट की एजम्पशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। ओके, दूसरा कॉस्ट शीट में क्या होता है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग वाली कॉस्ट शीट में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एडमिन ओवरहेड बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसी के अंदर आ जाता, मतलब COP तभी आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट में जब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जुड़ा होगा। ठीक बात है, ओके, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। तो कुल मिलाकर एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी कॉस्ट शीट की बात होगी तो वो ऐसे कुछ होने वाली है। ठीक बात है, मतलब हम इसी कॉस्ट शीट का बार बार यूज़ करेंगे। मैं कॉस्ट शीट को बहुत डिटेल में नहीं समझाया हूँ, मतलब मैंने केवल फॉर्मेट लिखा है क्योंकि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कॉस्ट शीट को बहुत अच्छे से, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, जनरल बातें हैं एकदम। ठीक है, और साथ में आप चाहें तो डिफेंस के लिए ये एजम्पशन एग्ज़ाम में भी लिख कर आ सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है उसको हमने जनरल एडमिन ओवरहेड माना है और इसलिए हमने उसे COGS के बाद ऐड करा है। ठीक बात है, ओके, तो कॉस्ट शीट समझ गए भाई।
अब बात करते हैं अपनी मेथड की, है ना। तो भाई हमारी मेथड नंबर 1 है कौन सी? मेथड नंबर 1 ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में काम करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, देखिए स्टेप नंबर 1 होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना, WC लिखा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो भाई अल्टीमेटली हमें सीखना क्या है कि वर्किंग कैपिटल कितनी हमें मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। भाई आज सिंपल सी बात है, अपन ने ये तो समझ लिया कि वर्किंग कैपिटल बिजनेस में होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। पर ये भी तो बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है जो हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट मेंटेन करना है, इसके लिए 2 मेथड है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड। तो अभी अपन बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की। तो उसमें मैंने बताया कि 3 स्टेप में हमें काम करना है। एक तो हम पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लेंगे, फिर हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकालेंगे, एक साल में कितनी होती है, और फिर कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है जो हमें रखना है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत आसान है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत आराम से अपन समझ लेंगे, कुछ भी नहीं है, ये स्टेप स्टेप याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से आगे आपकी कॉपी प्रॉपर मेंटेन रहे, इसलिए मैंने सब चीज़ों को लिख दिया है ना। तो आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है भैया, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आओ आपको बताते हैं ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कैश को कैश में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। क्या मतलब हुआ सर, कैश को कैश में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ? अरे भाई आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें आपने कैश लगाया, अब आप कैश लगाएंगे तो उससे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल WIP में जाएगा, फिर WIP फिनिश गुड बनेगा, फिर हम वो फिनिश गुड सेल करेंगे तो डेटर बनेंगे, फिर डेटर से हमें कैश मिलेगा। तो इसका मतलब कितना सारा टाइम लग जाता है, एक बार कैश ब्लॉक करके दोबारा उस कैश को पाने में कितना सारा टाइम लग जाता है, वो टाइम पीरियड ही होता है ऑपरेटिंग साइकिल। हर बिजनेस की अपनी एक अलग ऑपरेटिंग साइकिल होती है। और ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है भाई कि आज आप जब भी पैसा ब्लॉक करते हैं तो कितने समय में वो पैसा आपको वापस से रिटर्न मिल जाता है। किसी बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ज़्यादा होती है, जैसे आप अगर रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आप बड़ी बड़ी असेट बनाते हैं तो टाइम लग जाता होगा, हो सकता है 2 साल में आपका पैसा वापस आए, है ना। पर ये तो डिपेंड करता है कि कैसा बिजनेस है। सो कैश को कैश में कन्वर्ट करने में टोटल जो टाइम पीरियड लग जाता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, है ना। चलो तो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे आपने क्या करा, ये है आपके पास कैश, ठीक है, फिर यहाँ पर है मान लीजिए आपका स्टोर रूम, ठीक है, ये है आपका स्टोर रूम, अरे ठीक है, और एक और बना देता हूँ मैं यहाँ पर आपका फैक्ट्री बना देता हूँ, ठीक है, ये है आपकी फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है। फैक्ट्री को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। फैक्ट्री के बाद अपन चलते हैं कहाँ पर, वेयर हाउस में, जहाँ पर फिनिश गुड रखा रहता है, ठीक है। वेयर हाउस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या रखा रहता है, फिनिश गुड। फैक्ट्री में क्या होता है आपका, प्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है, फिर फिनिश गुड हम किसको सेल करते हैं, डेटर्स को,
ये हो गए आपके डेटर्स, ठीक है। और डेटर्स से फिर पैसा आपको मिल जाता है ना। तो एक काम करते हैं, देखना, मान लीजिए अपन ने कैश से क्या खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा है ना, वो कहाँ रखेंगे अपन, स्टोर रूम में रखते हैं। कैश लगाया बिजनेस में, उससे अपन ने रॉ मटेरियल खरीदा और वो कहाँ रख दिया, स्टोर रूम में रख दिया। फिर रॉ मटेरियल कहाँ पर आता है, फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ना। रॉ मटेरियल का यूज़ करके वहाँ पर लेबर ओवरहेड और सारी चीज़ें लगाते हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता है ना। फिर फैक्ट्री से जब माल बन जाता है, ध्यान से, जब फैक्ट्री से माल बन जाता है तो वो कहाँ जाता है, वेयर हाउस में, मतलब ऐसे गोडाउन में, ऐसे रूम में जहाँ पर फिनिश गुड रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आएगा कब, जब प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ फैक्ट्री में है, अगर कोई चीज़ फैक्ट्री में है, इसका मतलब वो अभी WIP में है। कहाँ पर है, WIP में है, मतलब वो चीज़ अधूरी है। क्यों, क्योंकि अगर वो पूरी हो जाएगी तो वो फैक्ट्री में थोड़ी ना रहेगी, वो निकल कर कहाँ आ जाएगी, वेयर हाउस में आ जाएगी, है ना। तो इसको अपन WIP भी बोलते हैं, ठीक है। इसको यहीं लिख देता हूँ। फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ है, इसका मतलब वो क्या है, अभी अधूरी है। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी, उस पर पूरा काम हो जाएगा, जब वो फिनिश हो जाएगी तो वो निकल कर वेयर हाउस में आ जाएगी, है ना। ओके, अब फिनिश गुड का क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। सेल करते हैं किसको, डेटर्स को, ठीक है। फिर डेटर से हमें क्या मिल जाता है, कैश। समझ रहे हैं आप। तो ये होता है पूरा आपका ऑपरेटिंग साइकिल। इस साइकिल को पूरा होने में जितना भी समय लगता है वही होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जैसे कि आपने कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, स्टोर रूम में रख लिया। अब हो सकता है कि 20 दिन तक माल स्टोर रूम में ही पड़ा रहे, संभव है। जरूरी थोड़ी ना कि तुरंत रॉ मटेरियल आया और तुरंत फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो 20 दिन मैंने एग्जांपल में लिया है, कुछ भी और हो सकता है। तो रॉ मटेरियल 20 दिन तक कहाँ रखा रहा, मान लो रॉ मटेरियल आपका स्टोर रूम में पड़ा रहा 20 दिन तक, है ना। फिर वो फैक्ट्री में आया। अब फैक्ट्री में आते ही साथ तुरंत तो बन नहीं जाएगा, हो सकता है बनने में टाइम लगे, है ना। तो मान लीजिए टाइम लगा कितना, मान लो अपन ले लेते हैं 50 डेज। हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में 50 दिन लगते हैं, ठीक है। तो 50 और 20 70 दिन तो ये हो गए आपके। फिर आए आप कहाँ पर, मान लो प्रोडक्शन हो गया, बन गया माल, वेयर हाउस में आ गया। अब क्या ये जरूरी है कि फिनिश गुड बन गया तो तुरंत बिक जाएगा, नहीं है जरूरी, है ना। हो सकता है कि फिनिश गुड कितने दिन तक रखा रहे, मान लो 30 दिन तक पड़ा रहे, है ना। तो देखो आपने जो कैश लगाया था वो 20 दिन तक के लिए रॉ मटेरियल में ब्लॉक हो गया। जैसे तैसे रॉ मटेरियल से निकला तो WIP में ब्लॉक हो गया 50 दिन के लिए, हो गए 70 डेज। फिर फिनिश गुड बन भी गए तो बिके नहीं 30 दिन तक, वहाँ भी पैसा ब्लॉक है, ठीक है। तो आपके 100 डेज हो गए। फिर चलो मान लो आपने बेच भी दिया माल, ठीक है, बेच भी दिया आपने माल, तो उधारी पर बेचा, तो हो सकता है डेटर भी कुछ टाइम लगा दें। तो सपोज डेटर ने लगा दिए 20 डेज, ठीक बात है, मतलब डेटर को हमने 20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन बाद पैसा दे देना। फाइनली आपको आपका पैसा मिल जाएगा, डेटर आपको 20 दिन बाद पैसा दे देंगे। अब आप देखो टोटल कितना टाइम लगा, 20 और 50 70 और 30 100 और 20 120, 120 दिन लग गए आपको आपका पैसा रिकवर करने में, ठीक बात है। इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक बात है। तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कैसे निकाला अपन ने ये, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, मतलब रॉ मटेरियल में कितने दिनों तक पैसा ब्लॉक रहा, फिर WIP होल्डिंग पीरियड, फिर फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड, फिर डेटर कलेक्शन पीरियड, मतलब डेटर से कितने दिनों में हमने कलेक्ट करा, ठीक है। अच्छा, इसको बेसिकली अपन देखा जाए तो बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ग्रॉस शब्द इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था कि आपको लगे कि कुछ अलग हो रहा है ना, मैं समझा दूंगा ग्रॉस क्यों लिखा है। अभी आप ऐसा समझ के चलो कि ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना था आपका, 20 दिन, WIP का था 50 दिन, फिनिश गुड का था 30 दिन और डेटर कलेक्शन पीरियड था 20 दिन। तो टोटल आ गया आपका 120 डेज। डन। अब आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि 120 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है, ये 120 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है। तो इन जो 120 दिन है, इन 120 दिनों में जो अदर एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आज आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको टेलीफोन बिल भी पे करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, आपको रेंट भी पे करना है, आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी पे करना है, कितने सारे अदर एक्सपेंसेस जो आपको पे करने होते हैं।
तो वो सब पे करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ है? पैसा तो कुछ ना कुछ तो रख के चलना पड़ेगा ना। तो जो अमाउंट आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा वही तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए कि अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पीरियड हमने क्यों निकाला? क्योंकि सिंस हमारा पैसा 120 दिन तक के लिए ब्लॉक हो जाता है, इसका मतलब इन 120 दिन तक हमारे पास हमारा पैसा नहीं रहेगा तो इन दिनों के खर्चों को चलाने के लिए कुछ तो पैसा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस बंद ही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो हमने क्यों ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाला ये समझ में आया। इससे हमें समझ में आ गया कि भाई चलो 120 दिन तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो इन 120 दिन को चलाने के लिए हमें कुछ अमाउंट अलग से रखना पड़ेगा और उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल। ठीक बात है। अब एक जनरल सवाल जो मैं आपसे पूछता हूं, अब बताइए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? आप क्या चाहेंगे? ज़्यादा दिन तक पैसा ब्लॉक रहे या कम दिन तक? ऑब्वियसली हर किसी का जवाब क्या होगा कि जितने कम दिनों तक पैसा ब्लॉक हो उतना अच्छा है। भाई हमारा पैसा है, जितनी जल्दी हमको मिल जाए उतना अच्छा है ना। सो नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर कम हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक बात है। तो हर कोई ट्राई भी करता है कि यार ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो तो अच्छा है ना, ताकि पैसा ज़्यादा ब्लॉक नहीं होगा तो वर्किंग कैपिटल भी हमें कम रखनी पड़ेगी, है ना, ऐसा। सो ये हो गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छा, इसे क्या बोला मैंने? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब ग्रॉस क्यों बोला ये भी समझा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक और ऑपरेटिंग साइकिल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक और ऑपरेटिंग साइकिल बनाता हूँ और इसमें बताएं क्या हो रहा है। मान लीजिए आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है ना, वो उधार खरीदा है ना। तो यहाँ बना देता हूँ आपके कौन? क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गए आपके क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर से आपने क्या खरीदा? आपने खरीदा रॉ मटेरियल, जिसे आप कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में रखते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करा? रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? फैक्ट्री में। ठीक है, और फैक्ट्री में जो भी होता है उसे हम WIP कहते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री में आता है। फिर क्या होता है? भाई बताइए। फिर ये फिनिश गुड बन जाता है और कहाँ जाता है? वेयर हाउस में। ठीक है, डन। फिर फिनिश गुड बिकता है, किसको बिकता है भाई? डेटर्स को। ये हो गए कौन? हमारे डेटर्स। और फिर डेटर से हमें क्या मिल जाता है? कैश मिल जाता है। ठीक है, और वो कैश हम किसको चुका देते हैं? क्रेडिटर को भी हम चुका देते हैं। ठीक बात है। तो अब आपको समझ में आया हो क्या रहा है? अब कौन सी नई बात आपको दिखाई दे रही है? ये जो ऑपरेटिंग साइकिल अपन ने बनाई थी और एक और ये बनाई, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर डिफरेंस ये कि पहली वाली ऑपरेटिंग साइकिल में हमने उधार माल नहीं खरीदा था, हमने कैश में माल खरीदा था। अभी जो सेकंड वाली साइकिल है उसमें क्रेडिटर भी है। इसका मतलब हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो क्रेडिट पर खरीदते हैं। ठीक बात है, और जेन्यून भी है। भाई दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उधार भी खरीद सकते हैं, कैश भी खरीद सकते हैं। तो अपन ने पहली वाली ऑपरेटिंग साइकिल में ये बात कर ली कि अगर कैश में माल खरीदा है तो क्या होगा, और दूसरी वाली साइकिल में हम बात करने वाली अगर उधार में खरीदा होगा तो क्या होगा। ठीक है, ओके। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए हमने उधार माल खरीदा, तो हम पैसा तो चुकाना पड़ेगा हमें क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर ने हमें पता है कितने दिन अलाउ करे। सपोज क्रेडिटर ने हमको बोला कि 40 दिन में पैसा दे देना। ठीक बात है, हमने कहा ठीक है। 40 दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं 20 डेज। ठीक है, मान लो क्रेडिटर ने कहा कि 20 दिन में हमको पैसा दे देना, तो 20 दिन का समय हमें मिल गया। अब समझ लो आप, इन 20 दिन में आपको कैश रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिना कैश के ही काम हो गया। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने में आपका पैसा ब्लॉक हुआ ही नहीं। भाई ब्लॉक होता तो हमें अलग से कैश रखना पड़ता, पर सिंस क्रेडिटर ने मतलब सप्लायर ने हमको उधार दे दिया, तो इन 20 दिनों में हमें कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। ध्यान से सुनिएगा, है ना। फिर चलो भाई आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, उधारी पर खरीद लिया, है ना। अब वो जो रॉ मटेरियल आ गया, मान लीजिए उसमें वो 40 दिन तक यहीं पड़ा रहा। 40 दिन बाद जाके वो फैक्ट्री में गया। ठीक है, फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री में माल बनने में समय लग गया, मतलब मान लीजिए 50 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 50 दिन यहाँ ब्लॉक हो गया हमारा पैसा, है ना। तो 40 दिन रॉ मटेरियल में लगा हुआ है, 50 दिन WIP में फंसा हुआ है, हो गए 90 दिन। फिर मान लीजिए आपके 30 दिन जो हैं वो फिनिश गुड बन गया, लेकिन फिनिश गुड पड़ा रहा 30 दिन तक। 30 दिन बाद सेल हुआ। ठीक है, तो 30 दिन के लिए फिनिश गुड में ब्लॉक हो गया।
ठीक है, कितने दिन हो गए? 50, 40, 90 और 30, 120। ठीक है, अब मान लीजिए डेटर हमें समय देते हैं 20 दिन का, तो 20 दिन तक डेटर में पैसा हमारा ब्लॉक रहा। टोटल कितना हो गया? 40 दिन ये हो गए, 50 दिन ये हो गए 90 दिन। भाई 40 दिन तक रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक रहेगा, ठीक है, 50 दिन तक WIP में रहेगा, 30 दिन तक फिनिश गुड में रहेगा। तो 50, 40, 90 और 30, 120 और 20, 140, 140 दिन ये हो गए। समझना, ये 140 दिन तक हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा। डन। अब समझना, हमारा पैसा ब्लॉक है 140 दिन के लिए, लेकिन हमने भी तो किसी का पैसा ब्लॉक करके रखा है 20 दिन के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? ये देखो, अगर हमारा नुकसान हो रहा है 140 दिनों का, देखो ये नुकसान वाले टाइम है, इनमें हमारा पैसा ब्लॉक है, तो 140 दिन तक अगर हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है तो हमने भी तो किसी का 20 दिन ब्लॉक करके रखा है। ठीक बात है? या इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई 140 दिन तक आपको, इन 140 दिन के लिए आपको पैसा खुद के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका पैसा 140 दिन तक के लिए ब्लॉक है, तो आपको 140 दिन चलाने के लिए कुछ तो पैसा रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये वो वाले डेज हो गए जिनके लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा। और ये जो 20 दिन है क्रेडिटर वाले, इन 20 दिनों में देखा जाए तो हमारा पैसा 20 दिन के लिए ब्लॉक नहीं है। अब ब्लॉक नहीं है तो इन 20 दिनों के लिए हमें अलग से कैश रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक बात है? तो इसलिए पता है क्या करते हैं, एक सेकंड, ये ऐसे करते हैं, बोले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इसको अपन क्या करेंगे, बोलेंगे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड और माइनस कर देते हैं क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो ये पता है क्या निकल जाता है, ये कहलाता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो भाई देखना, ये रॉ मटेरियल में कितने दिन के लिए ब्लॉक था? 40 दिन, WIP में 50 दिन, फिनिश गुड में 30 दिन और डेटर में 30 दिन ही था क्या? 20 दिन था, है ना। तो देखो आप 40 और 50, 90 और 30, 120 और 20, 140 दिन तक तो आपका पैसा ब्लॉक है। ठीक है, इन 140 दिन तक के लिए आपको अलग से कैश मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो 20 दिन है, ये जो 20 दिन है, इन 20 दिनों में आपको देखा जाए तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं है, आपको एक पॉजिटिव टाइम पीरियड मिल रहा है। तो नेट आपका कितने दिनों के लिए पैसा ब्लॉक रहा? 120 दिन के लिए। समझे आप बात को? 120 दिन की हो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सो ये था ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और ये एकदम जनरल और प्रैक्टिकल बात है, हर बिजनेस में। आप भी कभी बिजनेस करेंगे तो आप पाएंगे कि यार ऐसा नहीं कि आज अपन ने बिजनेस शुरू करा, आज माल बनाना शुरू करा तो आज ही कैश हमें मिल जाएगा। टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद हमें हमारा पैसा मतलब रिटर्न मिल पाता है। प्रोसेस में इतना टाइम तो लग ही जाता है ना। ठीक है, तो अपन ने क्या बात करी थी भाई? अपन ने बात करी थी कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में 3 स्टेप होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो कि हमने समझ लिया है। अब हमें जानना है कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितनी होंगी, मतलब एक साल में कितनी साइकिल चलेंगी। एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? 120 दिन। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा पर ये बहुत आसान है। जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ है ही नहीं, है ना। देखिए, तो सेकंड क्या था भाई? सेकंड स्टेप क्या था? यहां लिख देता हूं, स्टेप नंबर 2। और वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकालेंगे? देखिए, अच्छा यहां लिख देता हूं इन अ ईयर, एक साल में कितनी साइकिल चलेंगी। तो इसको पता है कैसे निकालते हैं अपन? नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल्स टू 360 डेज, है ना। साल भर में 360 दिन होते हैं, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। 365 भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, वो तो डिपेंड करता है। कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए अपन 360 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कैसे? देखना, आपकी एक साइकिल होती है 120 दिनों की और साल भर में होती 360 दिन। बताइए आपकी कितनी साइकिल चल जाएंगी? 120 दिन में आपकी एक साइकिल पूरी होती है, 360 दिन में कितनी साइकिल पूरी कर लेंगे आप? 3 साइकिल्स। तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी हुई? 3 साइकिल। तो देखा जाए तो साल भर में ऑन एन एवरेज 3 साइकिल चलेंगी। आज आपने पैसा लगाया, 120 दिन बाद आपका पैसा आपको मिल गया। फिर आपने पैसा लगाया, फिर 120 दिन बाद आपको पैसा मिल गया। फिर आपने पैसा लगाया, फिर 120 दिन बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 साइकिल चलती हैं साल भर में।
अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ध्यान से जवाब देना, ठीक है। बेसिकली ये स्टेप नंबर 3 है ना, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान, देखना यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, WCR, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा पहले यहाँ लिख देता हूँ, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। मान लीजिए एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब साल भर में आपके जो खर्चे होने वाले हैं, है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में जो साल भर में खर्चे होने वाले हैं वो है सपोज 12 लाख, ठीक बात है। साल भर में 12 लाख रुपए का खर्चा होगा आपके बिजनेस को रन करने के लिए, है ना, ठीक है। अब आप बताइए क्या आपको 12 लाख रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे? जवाब है नहीं। कितने मेंटेन करने पड़ेंगे? देखना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, मैं डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ साइकिल से, तो क्या आ जाएगा ये 12 लाख डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो अगर 12 लाख रुपए साल भर में लगते हैं और साल भर में साइकिल्स कितनी चलती हैं? 3, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 साइकिल को चलाने में 12 लाख रुपए का खर्चा आता है। बोल सकता हूं मैं ऐसा, दोनों तरीके से बोल सकता हूं। या तो मैं ऐसा कहूं कि साल भर में 12 लाख रुपए का खर्चा होता है, अगर साल भर को चलाना है तो 12 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलना पड़ेगा, या 12 लाख का खर्चा होना है तो इतना अमाउंट रखना पड़ेगा। या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 3 साइकिल, सिंस साल भर में 3 साइकिल होती हैं अपने एग्जाम्पल में, तो 3 साइकिल को चलाने में 12 लाख का खर्चा होता है, तो एक साइकिल को चलाने में कितना खर्चा होता होगा? 4 लाख। अब सिंपल आपका काम हो गया है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल चुकी है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। आप बताना मुझे, अब बताइए अगर साल भर में 12 लाख का खर्चा होने वाला है ऑपरेट करने में बिजनेस को, तो हम 12 लाख मेंटेन करेंगे या 4 लाख? आपके मन में अगर 12 लाख आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बताइए क्यों? क्योंकि आप सोचो, आपका पैसा 120 दिन के लिए ब्लॉक रहता है या 360 दिन के लिए ब्लॉक रहता है? केवल 120 दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहता है। तो आज आपने पैसा लगाया 120 दिन तक के लिए ब्लॉक है, तो भाई इन 120 दिन को चलाने के लिए बस आपको कैश रखना है अलग से। समझ रहे हैं आप बात को? इसके बाद तो आपका पैसा आपको मिल ही जाएगा ना। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसका मतलब 360 दिन के लिए आपको पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल कितने दिन के लिए आपको पैसा मेंटेन करना है? 120 दिन तक के लिए। ठीक बात है। अच्छा, क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें 12 लाख ही मेंटेन करने पड़ेंगे हमें? हाँ, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है 360 दिन, मतलब यदि आज आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं और 360 दिन बाद आपको आपका पैसा रिफंड मिलता है, रिटर्न मिल पाता है, तो आप बताइए साल भर आपको पैसा मिलना ही नहीं है, तो ये पूरा साल भर चलाने के लिए आपको पूरा पैसा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब साल भर को चलाने में तो 12 लाख रुपए का खर्चा होना है, ये हमको पहले ही से पता है, हमने अंदाजा लगाया है। तो फिर तो 12 लाख मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि 12 लाख इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि 360 दिन तक पैसा आना ही नहीं है, तो भाई अलग से मेंटेन करके चलो। पर अपने एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है ना। अपने एग्जाम्पल में अपन ने क्या लिया भाई, 120 दिन बाद आपको आपका पैसा मिल जाता है, तो भाई 120 दिन तक नहीं मिलता है, 120 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है, तो इन 120 दिन को चलाने के लिए आपको 4 लाख रुपए मेंटेन कर लेना है, तो आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। और हमेशा आपको 4 लाख ही मेंटेन करके चलना है। क्यों? क्योंकि भाई 120 दिन बाद फिर से आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। कितने समय के लिए हो जाएंगे आपके पैसे ब्लॉक? अगेन फिर से 120 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, तो उन 120 दिन के लिए फिर से आपको कितने मेंटेन करने पड़ेंगे? 4 लाख। सो अल्टीमेटली 4 लाख ही मेंटेन करना है हमेशा, पूरे 12 लाख मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में आपका पैसा ब्लॉक हुआ फिर आपको मिल जाएगा, फिर पैसा ब्लॉक हुआ फिर आपको मिल जाएगा, तो मतलब बस 120 दिन चलाना है, उसके लिए आपको 4 लाख रुपए का मेंटेनेंस करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आई होगी, है ना। सबसे मेन थीम है वो यही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि यार हमें 12 लाख क्यों मेंटेन नहीं करना है। दोबारा बोल रहा हूं, आपको बोरिंग लग रहा होगा पर सुनना है आपको। 12 लाख रुपए इसलिए मेंटेन नहीं करना है क्योंकि हमें हमारा पैसा 360 दिन तक ब्लॉक नहीं रहता है, तो हमें 360 दिन तक के लिए अमाउंट, मतलब 360 दिन के बराबर का अमाउंट, भाई 360 दिन में 12 लाख का खर्चा होगा, लेकिन 360 दिन तक हमारा पैसा ब्लॉक नहीं रहने वाला है, तो हम 12 लाख क्यों मेंटेन करें? हमारा पैसा तो 120 दिन के लिए ब्लॉक रहने वाला है, तो 120 दिन में कितना खर्चा लगेगा? अगर पूरे 360 दिन में 12 लाख का खर्चा होने वाला है, तो 120 दिन में 4 लाख की जरूरत पड़ेगी। 4 लाख मेंटेन कर लो, समझ रहे हो? फिर 120 दिन बाद आपका पैसा आपको मिल ही जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक बात है। तो सर मिल जाएगा तो फिर, अरे भाई मिल जाएगा, अगर मिल गया, जो कि मिल रही है, मिल गया तो जैसे ही मिलेगा आप आगे की प्रोडक्शन के लिए फिर से लगा दोगे, फिर लग गया, तो ये 4 लाख जो अपन ने मेंटेन करेंगे तो अभी भी मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो देखा जाए तो 4 लाख आपको हमेशा मेंटेन करके चलने पड़ेंगे,
समझो आप बात को। जैसे ये आज 0 ईयर है, मतलब 0 डे है, या फर्स्ट डे बोल देता हूँ इसे, है ना। आज फर्स्ट डे है, ठीक है। यहाँ से 120 दिन बाद, 120 दिन बाद आपको पैसा मिलना है, तो आपने ये 4 लाख मेंटेन कर लिए। अब 120 दिन बाद जब मिलेगा तो आप फिर से उसे लगा दोगे और वो 120 दिन के लिए फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये 120 दिन कैसे चलेंगे? तो ये जो 4 लाख आपने मेंटेन करा था पहले दिन से 120 दिन तक, वो यहाँ भी मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। समझे आप बात को? क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा तो, आपका पैसा आपको मिलेगा तो 120 दिन बाद। भाई जो आपने, जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा था, जो भी ब्लॉक हुआ था, वो 120 दिन बाद मिल जाएगा। पर मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? अल्टीमेटली बिजनेस तो चलाना है, तो आप फिर से क्या करोगे? फिर से रॉ मटेरियल खरीदना, फिर से वही WIP, फिनिश गुड, फिर वही सब शुरू हो जाएगा। तो फिर से 120 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर ये 120 दिन कैसे चलेंगे? तो अगेन ये जो 4 लाख आपने इन 120 दिन के लिए मेंटेन करा था, उसको मेंटेन ही करके चलना, उसको बाहर मत निकालना। तो ये 120 दिन तक ये 4 लाख भी चलता रहेगा। फिर क्या होगा भाई? 240वें दिन आपको जब पैसा मिलेगा तो आप 241वें दिन फिर से अपने बिजनेस में लगा दोगे, तो ये 360वें दिन तक फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इस टाइम पीरियड को कैसे चलाएंगे? तो फिर वही 4 लाख आपको जो है वो कंटिन्यू करके चलना है। तो कुल मिलाकर 4 लाख अब आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। तो सिंपल समझ में आया? करना क्या है भाई? कुछ नहीं करना, बेहद सिंपल मेथड है, 3 स्टेप में काम है भाई। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लो। कैसे निकालना है? एक सिंपल शॉर्ट में बोल देता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ना, ये समरी लिख रहा हूँ यहाँ पर। कैसे निकालना है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड। तो W बस लिख रहा हूँ, है ना, ऐसा लिखते हैं, एग्जाम में भी ऐसा अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्टडी में भी लिखते हैं। फिर आपका फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड हो जाएगा, फिर आपका डेटर कलेक्शन पीरियड हो जाएगा और माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हो जाएगा, है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकल जाएगा। ये हमारा आया था 120 डेज, है ना। फिर आपको निकालना है नंबर ऑफ साइकिल्स। तो क्या करना है? 360, या फिर अगर वीक्स में होगा तो 52 ले सकते हैं, मंथ में होगा तो 12 मंथ ले सकते हैं ना, एज द केस में भी। डिवाइड बाय हो जाएगी नंबर ऑफ डिवाइड बाय हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 120 दिन, तो नंबर ऑफ साइकिल्स आ गई 3, ठीक है। और फाइनली क्या करना है आपको? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। तो क्या करना है? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी ली थी? 12 लाख, डिवाइड बाय साल भर में 3 साइकिल, 1 साइकिल के बराबर का अमाउंट हमें मेंटेन करके चलना है, वो कितना आ जाएगा? 4 लाख। 1 साइकिल के बराबर का अमाउंट मेंटेन करना है। साल भर के लिए पैसा ब्लॉक होगा तो साल भर के बराबर का अमाउंट मेंटेन करेंगे, है ना। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें मैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, आपके स्टडी मेट में दिए हैं, वो सारे करा दूंगा। तो अगर आपको अभी थोड़ा कम समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग कम आई है, तो बिल्कुल मत घबराना, बहुत आसान है, आराम से अपन समझ लेंगे कि यार कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग और पाना है और अच्छे से कैसे समझना है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मैं सब बता दूंगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझा देता हूँ आपको जो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर इस मेथड पर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना तो वो क्या होगा वो आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखता हूँ एक हेडिंग, यहाँ लिख रहा हूँ इफ होल्डिंग पीरियड्स आर नॉट गिवन। ओ माय गॉड, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट बन जाएगा। कैसे? अभी जो अपन ने होल्डिंग पीरियड मंथ से ले लिए थे, ये लिए थे ना, देखो आप, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, ये सब अपन ने मंथ से लिया था। अगर ये गिवन नहीं होगा, मतलब अगर ये गिवन है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर नहीं गिवन हुआ तो क्या होगा? समझ रहे हैं आप बात को? तो फिर क्या करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल जवाब आपको देता हूं, ठीक है। कैसे हम करेंगे? पहली बात, मैं आपको 2 तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब ये होल्डिंग पीरियड कैसे निकालना है, ये टाइम पीरियड कैसे निकालना है, इसके 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ। एक वो तरीका जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा एक नया तरीका बताऊंगा, है ना, तो दोनों सीख लेते हैं। पहले वो बता देता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, ताकि अगर आपको कुछ नया नहीं भी करना है, आपको लगता है नहीं हम भूल जाएंगे कभी, तो क्या, तो पुराना तरीका जो आपको अच्छे से आता है वो बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट वे, पहला तरीका क्या है? वो ये है, या इसको ऑप्शन नंबर 1 लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर
2 लिख रहा हूँ इसको, है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ये आप मेनली यूज़ करेंगे, ये आपको सिंपल लगेगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन 2 पहले वो बता दे रहा हूँ जो आपको आता है, ये तो हमें आता है, ठीक है। देखो आप याद करो, आपको रेशियो एनालिसिस याद है? रेशियो एनालिसिस में अपन ने क्या सीखा था भाई? आपको अगर याद हो तो अपन निकालते थे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अगर रेशियो आपने नहीं सीखा है तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रेशियो आपने पढ़ा है, अपन ने बहुत अच्छे से करा था वो, है ना। सो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यही होता था। फिर अपन निकालते थे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, निकालते थे तो क्या करते थे? 360 या 52 या फिर 12 मंथ, है ना, एज द केस में भी। तो 360 डेज डिवाइड बाय क्या करते थे अपन? रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो हाँ यही तो है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपको आता है। तो कितना आसान है भाई, क्वेश्चन से 2 मिनट में रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकाल दूँ और 360 से डिवाइड कर दूँ, तो वही आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड हो गया। ऐसे ही बाकी सब में भी आप कर सकते हो, जैसे कि WIP टर्नओवर रेशियो क्या होता था बताइए आप? ये होता था आपका COP डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। और WIP होल्डिंग पीरियड क्या होता था? ये होता था आपका 360 दिन डिवाइड बाय WIP टर्नओवर रेशियो। वो तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बताया था, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको टर्नओवर रेशियो का वीडियो शेयर कर दूंगा, आप मुझसे बोलना तो आप उसको फिर से देख लेना, है ना। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूँ। मैंने बहुत लॉजिकल तरीके से बताया था कि ये रेशियो ऐसे क्यों होते हैं, ठीक है, इनका इंटरप्रिटेशन भी समझाया था। फिर थर्ड अपन आते हैं कहाँ पर? फिनिश गुड टर्नओवर रेशियो पर। वो क्या होता है? COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। तो फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड क्या होगा? अरे अब तो बता दो, अब तो फ्लो बन जाना चाहिए। क्या होगा? वही 360 डेज डिवाइड बाय फिनिश गुड टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो टर्नओवर रेशियो निकाल लो किसी भी चीज़ का और उसको 360 से डिवाइड कर दो, तो होल्डिंग पीरियड निकल जाएगा उसी चीज़ का, है ना। फोर्थ, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है भाई? डेटर बनते हैं क्रेडिट सेल से, तो क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर, तो बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे? एवरेज डेटर्स, ठीक है। तो बताइए डेटर कलेक्शन पीरियड क्या होगा? अच्छा, इसे एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं ना, और ACP भी बोलते हैं इसे, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये होता है आपका 360 डेज डिवाइड बाय DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो। एंड फाइनली क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर कैसे बनते हैं? क्रेडिट परचेज से, ठीक है, और डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। और अगर आपको चाहिए क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड तो क्या करिए? 360 से डिवाइड कर दीजिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? एक तरीका तो ये वो हो गया जो आपको अच्छे से आता है अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो, ठीक है। अब अपन मूव करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 1 पर, जो थोड़ा सा नया है आपके लिए, पर ठीक है बहुत आसान है। मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा पसंद आएगा, आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर 2। इसको अपन करेंगे कौन से कलर से? ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले, अच्छा इसमें अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड क्या होगा? ये होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल लॉजिकल होगा, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इजी वे में आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपका एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है सपोज ₹60,000 का हर दिन, मतलब सॉरी आपके पास ऑन एन एवरेज जो स्टॉक मेंटेन रहता है वो 60,000 रुपये का स्टॉक रहता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा समझ लो आपके एक बार में आप 60,000 रुपये का माल ला के स्टोर रूम में रख देते हैं, डन। ये ऑन एन एवरेज है ना, एग्जैक्ट तो वो तो हर दिन ही चेंज होता रहता है, अपन एक ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। तो 60,000 का माल रखा हुआ है, और मान लीजिए हर दिन आप कंज्यूम करते हैं सपोज 6,000 रुपये का माल। 6,000 रुपये का माल निकल के फैक्ट्री में चला जाता है कंज्यूम होने के लिए,
डन। तो अब बताइए ये जो 60,000 रुपये का माल रखा हुआ है ये कितने दिन में कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा, कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? भाई 60,000 रुपये का टोटल है, हर दिन 6,000 रुपये का खत्म हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यार 10 डेज में पूरा खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो 10 डेज तक क्या रहा, 10 डेज तक तो होल्ड रहा ना, 10 डेज में खत्म हुआ ना, पहले दिन तो खत्म नहीं हो गया ना, ठीक है। तो टोटल 60,000 है और 6,000 खत्म हो रहा है, तो मतलब 10 दिन में खत्म। अच्छा सोचो अगर हर दिन 60,000 का कंजम्पशन होता तो भाई 60,000 का स्टॉक है, 60,000 एक दिन में कंज्यूम होता है, तो होल्डिंग पीरियड कितना आएगा 1। एक 60,000 का स्टॉक रहता है और पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो रखा कितने दिन रहा, एक ही दिन रखा रहा, पहले दिन की शाम तक खत्म हो गया। पर अपने यहाँ क्या हो रहा है भाई 60,000 का माल है और एक दिन में केवल 6,000 ही कंज्यूम हो रहा है, तो एक दिन 6,000 अभी भी बचा है। कितना बचा है? 60,000 माइनस 6,000 54,000, फिर 6,000 अभी भी बचा है, 48,000 का, फिर 6,000, फिर 42,000 बचेगा, ऐसा चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली कितने दिनों तक होल्ड रहा? 10 दिन तक। तो बहुत ईजी वे में निकल गया कि भाई रॉ मटेरियल होल्ड रहता है 10 दिन तक। तो सिंपल बात है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप अपने लॉजिक से समझें। ऑन एन एवरेज 60,000 का माल रहता है और हर दिन 6,000 का कंज्यूम हो जाता है, तो 10 दिन में माल खत्म। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप ये समझ गए हैं तो अब आप आराम से खेल जाएंगे, क्योंकि बाकी सब फॉर्मूले में भी यही करना है। जैसे WIP होल्डिंग पीरियड, तो एवरेज क्या लिखूं बताओ? ऊपर क्या लिखा था? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां क्या लिखूंगा? एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा? डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझ में नहीं आया। आओ एग्जांपल बताता हूं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका जो WIP का स्टॉक होता है, मतलब फैक्ट्री में जो माल रखा होता है, सपोज वो है रखा होता है, मतलब जिस पे काम चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन फैक्ट्री में गए, अपन ने देखा कि यार काम चल रहा है ना, काम चल रहा है तो रॉ मटेरियल पर ही काम चल रहा होगा ऑब्वियसली। तो देखा कि सब मिलाकर कितने रुपए ब्लॉक है इस माल में जो भी यहाँ पर रखा हुआ है ना। जैसे मान लो फर्नीचर बन रहा है, तो फर्नीचर में लकड़ी में पैसा ब्लॉक है, फिर लेबर काम कर रहा है, लेबर में कुछ काम कर दिया है तो वो भी खर्चा हो चुका है, ओवरहेड लग चुका है या लग रहा है ना, बहुत सारे खर्चे लग रहे हैं। तो ओवरऑल WIP की कॉस्ट है सपोज 80,000। ठीक है, 80,000 रुपये का स्टॉक है WIP का और ऑन एन एवरेज यही रहता है मान लो, है ना। अब डेली COP क्या है? COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हर दिन कितने का माल बन जाता है, हर दिन कितने का माल बन जाता है, इसको समझने के लिए ऐसे देखना आप। ये है आपका क्या? फैक्ट्री, है ना। थोड़ा सा आर्ट अपना एकदम बिंदास है, आप हंसिए मत। तो देखिए भाई ये फैक्ट्री है आपकी। अब यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर 80,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है और ये है आपका वेयर हाउस। ठीक है, क्या ही लिख रहा हूँ भाई, ये है आपका वेयर हाउस। ठीक है, तो यहाँ से माल बन के यहाँ चला जाता है और मान लो हर दिन 10,000 रुपये का, हर दिन 10,000 रुपये का माल बन के वेयर हाउस में चला जाता है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब जो माल बन गया, तो 10,000 रुपये का माल बन गया, 10,000 रुपये की लागत का माल बन गया, तो 10,000 रुपये का माल बनकर कहाँ चला जाता है? वेयर हाउस में। तो 80,000 रुपये का माल है फैक्ट्री में, हर दिन 10,000 निकल कर वेयर हाउस में जाएगा, फिनिश होकर आगे चला जाएगा। तो कितने दिन में फैक्ट्री में कुछ नहीं बचेगा देखा जाए तो? कितने दिनों तक फैक्ट्री में माल रखा रहा? सिंपल, 80,000 डिवाइड बाय 10,000, है ना। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? यहाँ कर दूंगा डिवाइड बाय 10,000। ये डबल रो क्यों है भाई? एक सेकेंड, हाँ, ये आ जाएगा आपका 10,000। तो मतलब 8 दिन में काम खत्म भाई। 80,000 रुपये का रहता है माल कहाँ? फैक्ट्री में। हर दिन 10,000 का माल बन के वेयर हाउस में चला जाता है, तो 10,000 10,000 10,000 ऐसे करके 8 दिन में खत्म। ठीक बात है। तो 8 दिन तक तो रहा ना होल्ड, 8 दिन तक तो फैक्ट्री के अंदर रहा ना माल, है ना। सो WIP का होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? वो हो गया आपका 8 डेज। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई। बस यही थीम पर चलना है। अब जो भी बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर्मूले तो आप समझ गए होंगे, है ना। जैसे कि अगर आप समझ गए हैं तो मन में ही या फिर वहीं पर अपने एक बार बोल कर देखो क्या आना चाहिए। फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए, अब बनना चाहिए। ये आपकी इंटेलिजेंसी पर चेक है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करें और सोचें कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ऑन एन एवरेज फिनिश गुड का कितना स्टॉक रहता है, और नीचे क्या लिखूंगा बोलो? डेली COGS। तो हर चीज का अगला स्टेज है एक तरीके से, है ना भाई। जैसे देखो रॉ मटेरियल क्या होता है? कंज्यूम होता है, तो डेली कंजम्पशन।
WIP क्या होता है, प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखो क्या लिखा है, डेली COP, डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर फिनिश गुड क्या होता है, बिक जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डेली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। चलो इसको भी एग्जांपल में बोल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऑन एन एवरेज 1 लाख का माल पड़ा रहता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 लाख का फिनिश गुड पड़ा रहता है, ठीक है, वेयर हाउस में, और हर दिन मान लीजिए आप बेच देते हैं 20,000 रुपये का फिनिश गुड, आप हर दिन बेच देते हैं। अब बताइए 1 लाख रुपए की कॉस्ट का माल वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, हर दिन 20,000 रुपये की कॉस्ट का माल बिक जाता है, डेली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो हर दिन जो माल बिकता है उसकी लागत कितनी होती है, 20,000। तो बताइए 1 लाख कितने दिनों तक चल जाएगा, पहले दिन 20,000 बचे 80,000, फिर 20,000 बचे 60,000, फिर 20,000 बचे 40,000, ऐसा चलता रहेगा। अल्टीमेटली 5 दिन आ जाएगा आपका होल्डिंग पीरियड। तो फिनिश गुड कितने दिनों तक होल्ड रहता है, 5 दिन तक। 5 दिन तक क्यों होल्ड रहता है, क्योंकि यार 1 लाख का रखा रहता है और एक बार में 20,000 ही बिकता है, तो 5 दिन तक तो रखा रहा ना। अगर एक दिन में 1 लाख का ही बिक जाता तो भाई 1 लाख का माल रखा था, 1 लाख का ही बिक गया, तो एक ही दिन होल्ड रहा वो, तो आज रखा आज ही शाम तक पूरा बिक गया, है ना। ओके, फोर्थ, अब तो क्या कुछ बचा ही नहीं, डेटर कलेक्शन पीरियड क्या होगा भाई, एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, एवरेज डेटर्स, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, एवरेज या फिर डेली क्रेडिट सेल बोल देता हूं, ठीक है, डेली क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब देखो ये लिखने के हिसाब से भले ही आ गया है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको इसको समझाऊं, है ना। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। देखो एग्जाम के लिए तो आपका काम हो गया है, क्योंकि अब आपके दिमाग में सेट हो गया कि करना क्या है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इस बात को समझाता हूं, है ना। ये DCP वाले को समझाता हूं, 2 मिनट, है ना। देखना ये ग्रीन पेन अपना किधर गया, डेटर कलेक्शन पीरियड क्या बताया मैंने, एवरेज डेटर डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल्स, ठीक है, डेली क्रेडिट सेल्स। सपोज आपके एवरेज डेटर होते हैं 60,000 के, ठीक है, और डेली क्रेडिट सेल होती है सपोज आपकी 20,000 की, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दिन, ये आएगा डेटर कलेक्शन पीरियड। तो कैलकुलेशन तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एवरेज डेटर डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल, तो भाई 60,000 के डेटर होते हैं, हर दिन 20,000 की क्रेडिट सेल होती है, तो कलेक्शन पीरियड आ गया 3 दिन। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये 3 दिन कैसे आया, है ना, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज है फर्स्ट डे, ठीक है, आपने 20,000 का माल उधार बेचा, देखो ना डेली क्रेडिट सेल अपने यहाँ 20,000 की होती है, ठीक है। सेकंड डे आया, अच्छा ये जो फर्स्ट डे इसका पैसा कब मिलेगा आपको भाई, अगर 3 दिन अपना कलेक्शन पीरियड आया है, मतलब फर्स्ट डे नहीं मिलेगा, सेकंड डे नहीं मिलेगा, थर्ड डे नहीं, फोर्थ डे मिलेगा। 3 दिन का तो समय ही पढ़ने दिया है, आज कल और परसों, उसके बाद मिलेगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ फोर्थ डे, है ना। फोर्थ डे को आपको ये फर्स्ट डे का पैसा मिल जाएगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे की सुबह आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड डे आपने फिर से 20,000 का माल उधार बेचा, ये कब मिलेगा, सेकंड को तो नहीं मिलेगा, तो सेकंड को नहीं मिलेगा, थर्ड को नहीं मिलेगा, फोर्थ को नहीं मिलेगा, कब मिलेगा फिर ये, फिफ्थ को मिलेगा, ठीक है। तो जो 1 अप्रैल को बेचा वो 4 अप्रैल को मिलेगा, जो 2 अप्रैल को बेचा वो 5 अप्रैल को मिलेगा। अब 3 को अपन ने क्या करा, 3 अप्रैल को फिर से 20,000 का बेचा, ये कब मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 6 अप्रैल को। भाई 3, 4 और 5, ये तो 3 दिन आपने उनको अलाउ करे ही है, आप डेटर को 3 दिन का समय देते हैं, तो 6th डे आपको मिल जाएगा। अब आप सोचो, क्या पहले दिन आपको कुछ भी मिला, नहीं, पहले दिन तो आपने माल बेचा ही था। दूसरे दिन आपको कुछ मिला, नहीं, वो तो 5th डे को मिल रहा है। थर्ड डे आपको कुछ मिला, नहीं, वो तो 6th डे को मिल रहा है। तो शुरू के 3 दिन तक आपको कुछ भी नहीं मिला। ध्यान से, जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर आएगी आपको, है ना, अगर आप समझना चाहें तो ये 60,000 रुपये की क्या बन गए आपके डेटर। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम ही अपना से, अपन डेटर को 3 दिन देते हैं। अब पहले दिन जो आया उसको 3 दिन दिए, तो 3 दिन तक तो पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरे दिन जिसको दिया उसका और 3 दिन बाद मिल रहा है, फिर तीसरे दिन वाले को फिर से 3 दिन दिए, सबको 3 दिन देते हैं। तो भाई शुरू के 3 दिन तक तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना,
क्योंकि 3 दिन का तो हम समय ही देते हैं। तो 3 दिन तक कुछ नहीं मिला, तो अगर मैं आपको तीसरे दिन की शाम को आकर मिलता हूँ तो आपसे पूछूंगा बताओ आपके डेटर कितने के, आप कहोगे 60,000 के, कहोगे आप ऐसा। अब 4th डे से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। पहली बार आपको पैसा मिलेगा 4th डे को, ये 20,000, वो भी कौन सा, फर्स्ट डे वाला। फर्स्ट डे वाला 20,000 आपको 4th डे को मिलेगा। अब सुनना, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं सोच समझ कर जवाब देना। 4th डे को आपको मिल गए 20,000, कौन से वाले, फर्स्ट डे वाले, क्योंकि फर्स्ट डे वाले को जब बेचा था तो उससे बोला था कि आज कल और परसों का टाइम है, फिर 4th डे आपको देना पड़ेगा, उसने दे दिए। बताओ आज डेटर कितने के हैं, आज टोटल डेटर कितने के हैं। अगेन जवाब पता है क्या आएगा, 60,000। कैसे सर, अब तो 40,000 के बचे ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट डे को बेचे थे वो तो 20,000 आ गए, तो वो तो आ गए, पर 4th डे को आप फिर से 20,000 का माल सेल करोगे, समझे आप। तो 4th डे को आप 20,000 का माल सेल करोगे और फर्स्ट डे के 20,000 आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये 20,000 खत्म हो गई 20,000 से, लेकिन ये नए 20,000 फिर से आ गए। तो सेकेंड डे के 20,000, थर्ड डे के 20,000 और 4th डे के 20,000, अल्टीमेटली टोटल तो 60,000 ही हो गया। फिर देख लो आप, सेकेंड डे के जो 20,000 हैं वो 5th डे को आएंगे, लेकिन 5th डे को, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, ये 5th डे को 20,000 जो आएंगे वो आएंगे सेकेंड डे वाले माल के, ठीक है। तो 5th डे को हम फिर से 20,000 का माल बेचेंगे, तो अल्टीमेटली तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई, सेकेंड डे वाले डेटर ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये यहां से आ गया, ठीक बात है। लेकिन अल्टीमेटली थर्ड डे के 20,000, 4th डे के 20,000 और 5th डे के 20,000 रहेगा, तो टोटल 60,000 ही है ना। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, नहीं भी आएगा समझ में तो कोई लोड वाली बात नहीं है। ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 दिन के कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, ये कैसे एवरेज डेटर निकाले जाते हैं, क्यों ये 3 दिन ही आया है ना। तो आपका हर दिन का 20,000 रुपये का उधार का सेल है, आप 3 दिन का समय देते हो, ये कैसे निकालना है। आपके ऑन एन एवरेज डेटर कितने के होते हैं, 60,000 के, 3 दिन का आपने टोटल कर लिया, और हर दिन कितने का बेचते हो, 20,000 का, तो ये आ रहा है 3 दिन का कलेक्शन पीरियड, है ना। इसको मैंने प्रूव करके भी बताया कि कैसे ये साइकिल चलती रहती है ना। तो हर 3 दिन में आप, मतलब देखा जाए तो हर 3 दिन बाद जो जिसको भी आप माल बेचते हो वो हर 3 दिन बाद आपको पैसा दे देता है ना। लेकिन शुरू के जो 3 दिन होते हैं, मतलब जो साल के जो शुरुआत के 3 दिन होते हैं, उन 3 दिनों का जो भी अमाउंट होगा वो हमेशा के लिए डेटर में ब्लॉक रह जाता है, क्योंकि पहले दिन कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो 4th डे को मिल रहा है, फिर सेकंड, हाँ 4th डे को मिल रहा है, ठीक है। फिर सेकंड डे सेल करते हैं, सेकंड डे जो सेल करते हैं वो 5th डे को मिल रहा है, मतलब सेकंड डे को भी कुछ नहीं मिला। फिर थर्ड डे को जो सेल करते हैं वो 6th डे को मिल रहा है, मतलब उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो 3 दिन तक 60,000 हो गए। इसके बाद 4th डे से पैसे का आना भी शुरू होगा और उधार बिकना भी शुरू होगा। तो पैसे आएंगे, उधार बिकेंगे, अल्टीमेटली सब कैंसिल होता जाएगा, पुराना डेटर खत्म होगा और नए डेटर क्रिएट होते जाएंगे। टोटल कितने रहेंगे, 60,000 ही रहेंगे, है ना। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, बाकी काम बहुत आसान है यार, आपको तो कुछ नहीं करना है, एवरेज डेटा डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल खत्म, है ना। फिर लास्ट में क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। अब देख लो आप, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं यार, एवरेज क्रेडिटर और क्रेडिटर कैसे बनते हैं, तो डेली क्रेडिट परचेज, है ना, डेली क्रेडिट परचेज, ठीक बात है, ओके। अब सवाल है ये जो अपन ने डेली शब्द यूज करा है, डेली मतलब एक दिन, जैसे एक दिन में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होता है, एक दिन में कितना माल प्रोड्यूस हो जाता है, एक दिन में कितना गुड्स सेल हो जाता है, एक दिन में कितनी क्रेडिट सेल होती है, एक दिन में कितनी क्रेडिट परचेस होती है। ये एक दिन का कैसे निकालेंगे, 360 से डिवाइड कर देना। जैसे मान लो आपको डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय 360 कर दो, खत्म, एक दिन का आ गया भाई। पूरे साल भर में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ डिवाइड बाय 360, तो एक दिन का निकल जाएगा। और ये एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2। एवरेज तो जिंदगी भर से हम ऐसे ही निकालते आ रहे हैं। फिर WIP होल्डिंग पीरियड में जो डेली COP आया वो कैसे आएगा, टोटल साल भर का COP निकाल लो, डिवाइड बाय 360 कर दो, तो एक दिन में कितना COP है वो आ जाएगा। सेम डेली COGS कितना आएगा, पर डे का COGS कितना आएगा, COGS डिवाइड बाय 360। ऐसे ही यहाँ पर डेली क्रेडिट सेल कैसे आएगी, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 360। ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय 360, ठीक है। अब एक और बात बची यहाँ पर, रॉ मटेरियल कंज्यूम कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, और COP कैसे आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, COGS कैसे आएगा, है ना। तो ये सब तो यार देखो ना, कॉस्ट शीट अभी बताई थी ना मैंने आपको, कहाँ गई कॉस्ट शीट आपकी,
ये तो है, इसमें सब कुछ तो है। देखो ये रहा आपका COGS, ये रहा आपका COP। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। भूल गए क्या आप, ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट में लिखा जाता है, चाहे वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वाला कॉस्ट शीट हो, चाहे वो FM वाला हो या कोई और कॉस्ट शीट हो, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इसको 2 मिनट में प्रूव करके देख लो। मान लो आपके पास 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल पहले से था, ठीक है, आपने 1 लाख का माल और खरीदा, बताइए आप कितना हो गया आपके पास, 10,000 का पहले से था, 1 लाख का और खरीदा, 1,10,000 का हो गया। लास्ट में 30,000 का बच गया, हमने कहा बाकी के कहाँ गया, तो ऑब्वियसली यार 10,000 का पहले से था, 1 लाख का और खरीदा, टोटल 1,10,000 था, लास्ट में 30,000 ही बचा, तो मतलब बाकी का जो 80,000 है वो कंज्यूम हो गया होगा, है ना। सो माइनस 30,000, तो ये जो 80,000 आएगा ये क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। 10,000 का था, 1 लाख का खरीदा, 1,10,000, उसमें से 30 लाख का बच गया, मतलब 80,000 का कंज्यूम हो गया। ओके, सो रॉ मटेरियल कंज्यूम आप आराम से निकाल लेंगे, और बाकी सब चीज़ें तो कॉस्ट शीट बनाकर काम हो जाएगा। तो भाई पूरे वर्किंग कैपिटल में बार बार कॉस्ट शीट हमें बनानी पड़ेगी, ठीक बात है। तो आप रिलैक्स हो जाइए, चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 5 क्वेश्चन है टोटल जो बहुत लेवल के मिलेंगे थोड़ा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट लेक्चर से अपन प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो और बढ़िया मजा आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि करना क्या है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।